काली होने की सजा। अरे अनुराधा, ये तुमने कैसी बेटी को जन्म दिया है? अरे जरा देखो तो सही, इसका रंग कितना काला है। ये बेटी मेरी और तुम्हारी तो नहीं हो सकती। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? ये बेटी हमारी है। अब इसका रंग काला है तो इसमें इसकी क्या गलती है? कैलाश मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है और वह अपनी बेटी को गोदी में भी नहीं उठाता, जिसके बाद से अनुराधा ही अपनी बेटी का ध्यान रखती है। देखते ही देखते उसकी बेटी अब थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। अरे काव्या, कहाँ हो तुम? आज तुम्हारा 5वां जन्मदिन है। आज तुम पूरे 5 साल की हो गई हो। लाइए माँ, मेरा गिफ्ट दीजिए मुझे। जब मैं तुम्हारा केक लेने जाऊंगी तो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेती आऊंगी। ऐसा कहकर अनुराधा बाजार के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ काव्या की दादी उसके पास आती हैं और उसे देखकर कहती हैं, अरे कल्लू, यहाँ वहाँ क्या घूम रही है? अरे सुबह से बस चढ़ती रहती है, कोई काम नहीं है क्या तुझे? जा जाकर कोई काम कर ले, जब देखो अपनी माँ के पीछे पड़ी रहती है। शांता काव्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि काव्या का रंग बहुत काला था। तभी कैलाश के फोन पर एक कॉल आती है। देखिए, ये कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। दरअसल आपकी पत्नी का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से वह अब इस दुनिया में नहीं रही। आप हॉस्पिटल आकर उनकी बॉडी ले जाइए। ये सुनते ही कैलाश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद वह फूट फूट कर रोने लगता है और अपनी पत्नी को हॉस्पिटल से लेकर उसका अंतिम संस्कार कर देता है। उस दिन के बाद से कैलाश और शांता दोनों ही काव्या से बहुत नफरत करने लगते हैं। वे उसकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं देते और घर के सारे काम उसी से करवाने लगते हैं। काव्या देखते ही देखते बड़ी हो जाती है और शादी के लायक हो जाती है। एक दिन शांता कैलाश से कहती है, अरे बेटा, इस तेरी मनहूस काली कलूटी बैगन लूटी बेटी की शादी कर दे। अरे कम से कम इससे छुटकारा तो मिलेगा। कब से हमारे सीने पर बोझ बनकर पड़ी है। सही कहती हो माँ। इसके आने के बाद अनुराधा भी मुझे छोड़ के चली गई। काव्या की शादी करके मैं भी अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगा। कैलाश अपनी माँ की बात मानकर अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ काव्या अपने पिता और अपनी दादी की सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद वह अपने मन ही मन सोचती है, बचपन से दादी मुझे मेरे रंग के पीछे सुनाती आ रही हैं। कोई बात नहीं, कम से कम शादी के बाद तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। ऐसा सोचकर वह एक सुधीर नाम के लड़के से शादी कर लेती है। शादी के बाद उसकी पहली रात वह अपने कमरे में अपने पति का इंतजार कर रही होती है। अरे सुधीर जी आखिर कहाँ रह गए? अभी तक घर ही नहीं लौटे। लगता है शादी की खुशी में दोस्तों को पार्टी दे रहे होंगे। तभी अचानक से सुधीर कमरे में आता है। वह शराब के नशे में धुत होता है, जिसके बाद वह सीधा काव्या का मुंह जोर से पकड़ लेता है और कहता है, तुझ जैसी काली गंदी सी शक्ल जैसी लड़की से मुझे मजबूरन शादी करनी पड़ी। अरे तुझसे शादी ना होती तो इतना सारा दहेज और पैसा थोड़ी मिलता मुझे। इसका मतलब आपने ये शादी केवल पैसे और दहेज के लिए की है? अरे हाँ, सही समझ आया है तुझे। अब जा जाकर सो जा। उस दिन के बाद से काव्या की जिंदगी और भी ज्यादा बदतर हो जाती है। सुधीर रोज नशे में काव्या को मारता पीटता और उसके साथ जबरदस्ती करता है। बेचारी काव्या घुट घुट कर जीने लगती है। एक दिन अचानक से काव्य को उल्टी होने लगती है, जिसके बाद काव्या को ये समझने में देरी नहीं लगती कि वह प्रेग्नेंट है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। शायद बच्चे के आने की खुशी में सुधीर जी सुधर जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही सुधीर शाम को वापस घर लौटता है, काव्या खुश होकर सुधीर के पास आती है और उससे कहती है, सुधीर जी, आप पिता बनने वाले हो। क्या कहा? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अरे अभी तो तेरे खेलने कूदने की उम्र है और इस उम्र में तू मुझे बाप बना रही है। अरे वैसे भी तेरी जैसी कलूटी का तो बच्चा भी कलूटा ही पैदा होगा। मुझे तुझसे कोई बच्चा नहीं चाहिए। ये सुनते ही काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वह गुस्से से कहती है, अरे कैसे इंसान हो तुम? तुम्हें तो तुम्हारी औलाद की भी परवाह नहीं। अरे तुम जैसे इंसान तो इस दुनिया में होने ही नहीं चाहिए थे। तुम्हारे जैसा स्वार्थी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अरे तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे उल्टा सीधा कहेगी? रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। सुधीर अपनी बेल्ट निकालकर काव्या को मारना पीटना शुरू कर देता है। बेचारी काव्या पिट पिट कर बेहोश हो जाती है। देखते देखते कुछ समय बीत जाता है और वह गर्भवती होने के बाद भी सुधीर के अत्याचारों को सहन करती रहती है। धीरे धीरे 9 महीने पूरे हो जाते हैं, जिसके बाद काव्या एक बहुत सुंदर सी बेटी को जन्म देती है।
जैसे ही काव्या अपनी बेटी को देखती है तो वह अपने साथ हुए सभी जुल्म को याद करने लगती है, जिसके बाद काव्या एक फैसला लेती है। जब भी मैंने किसी से कोई उम्मीद की, सबने मेरी उम्मीदों को तोड़ा है। अब मैं अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। काव्या हॉस्पिटल से निकलने के बाद अपने पति के घर नहीं जाती। वह अपने बच्चे को लेकर यहाँ से वहाँ काम ढूंढने लगती है। तभी उसे एक घर में साफ सफाई करने का काम मिल जाता है। उसकी मालकिन बहुत दयालु होती है, वह उसे रहने की भी जगह दे देती है। काव्या उस घर में रहकर अपने बच्चे को पालती है और उसे बड़ा करती है। काव्या अपनी बेटी का नाम अनामिका रखती है। अनामिका जैसे जैसे बड़ी होती है वह और ज्यादा खूबसूरत होने लगती है, लेकिन बड़ी होने के बाद भी अनामिका अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और एक दिन वह अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और देखना, एक दिन मैं आपका नाम रोशन करके दिखाऊंगी और आपकी सभी ख्वाहिशों को पूरा करूंगी। काव्या यह सुनकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अनामिका को गले से लगा लेती है। अनामिका दिन रात कड़ी से कड़ी मेहनत करती है और एक दिन वह IPS ऑफिसर बन जाती है। देखा माँ, मैंने आपका सपना पूरा कर दिया। मैं जानती थी कि एक ना एक दिन तो मेरी जिंदगी में खुशियाँ जरूर आएंगी और तेरे आने के बाद मेरी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आई हैं। अब देखना माँ, मैं अपनी तरक्की से आपका नाम कैसे रोशन करती हूँ। अनामिका IPS बनने के बाद बहुत अच्छे काम करती है, जिससे हर रोज न्यूज़पेपर में उसकी खबरें छपने लगती हैं, जिसकी वजह से एक दिन नेताजी उसको और बड़ी पोस्ट देने के लिए स्टेज पर मेडल देते हैं। लेकिन तभी अनामिका नेताजी से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए नेताजी, इस दिन का मैंने बहुत मुश्किल से इंतजार किया है। मैं ये मेडल अपनी माँ के हाथों से पहनना चाहती हूँ। ये सुनकर नेताजी बहुत खुश होते हैं और वह स्टेज पर अनामिका की मां को बुलाते हैं। काव्या जब अपने हाथों से अनामिका को मेडल पहनाती है तो चारों तरफ टीवी में उसकी न्यूज ही न्यूज छाई होती है, जिसके बाद सुधीर के साथ साथ काव्या के पिता कैलाश और उसकी सास भी उसे टीवी पर देखते हैं, जिसके बाद उन सबको अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। मैंने काव्या के रंग की वजह से कभी उसे बाप का प्यार नहीं दिया। आज मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। अब पछतावा करने से कोई फायदा नहीं, हमने काव्या के ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं। वहीं दूसरी तरफ सुधीर टीवी पर काव्या को देखकर कहता है, काव्या, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली, और अब जब मिली हो तो सीधा टीवी पर मिली हो। मैंने तुम्हारे ऊपर इतने अत्याचार किए लेकिन तुम मेरे अत्याचारों को सहती रही। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। काश मैं तुमसे माफी मांग पाता। जिसने काव्या के काले रंग की वजह से उसके ऊपर इतने अत्याचार किए, आज उन सभी को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वहीं दूसरी तरफ अनामिका अपने गले से मेडल उतारकर अपनी माँ काव्या के गले में डाल देती है और कहती है, इस मेडल की असली हकदार तो आप हो माँ। अगर आज आप ना होती तो मैं इस काबिल ही ना बनती। उस दिन के बाद से काव्या अपनी बेटी अनामिका के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। 5 बहुओं की एक अलमारी। अरे आओ आओ आओ, जल्दी आओ पांचों, बारी बारी से अपना गृह प्रवेश करो। उमा अपनी 5 बहुओं का अच्छे से स्वागत करती है, जिसके बाद वो अपनी 5 बहुओं को उनके कमरे में ले जाती है। उमा ने अभी अपने 5 बेटों की शादी की थी और वो बहुत खुश थी। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, उमा की 5 बहुएं उमा के कमरे में आती हैं और उससे कहती हैं, माँ जी, दरअसल हम पांचों आपसे कुछ बात करने आए हैं। अरे अब कौन समस्या आन पड़ी जो पांचों एकदम ही हल्ला बोल पड़ी हो? वो का है ना माँ जी, हम पांचों के ही कमरा में अलमारी नहीं है। अब अलमारी नहीं होगी तो हम अपने कपड़े कहाँ रखेंगे? मैंने तो अभी तक अपना बैग भी नहीं खोला माँ जी। अरे रूही बहू, तू काहे चुप खड़ी, तू भी कुछ बोल सकती है। बिना अलमारी के माँ जी हम कपड़े, गहने, बाकी का सामान कैसे रखें? अरे एक तो खाली आज चली आई हो तुम पांचों अपने मायके से, और ऊपर से आकर तुम अपनी फरमाइश कर रही हो। जाओ पांचों जाकर अपना काम करो, मैं कुछ सोचती हूँ। उमा की बात सुनकर वे सभी रसोई में जाकर काम करना शुरू कर देती हैं और आपस में बात करने लगती हैं। अरे कितनी खड़ूस सास है हमारी। अरे एक अलमारी के लिए कितना कुछ कह दिया उन्होंने हमें। हे भगवान, इस सास के साथ तो हम लोग कैसे गुजारा करेंगे? ये तो हमें रोज ताने मार मार कर हमारा हाल बुरा कर देगी। अरे मुझे तो पता था कि सास ऐसी होती है। मैं तो कहती हूँ अपने अपने पतियों को लेकर अलग अलग रह लेते हैं। हाँ हाँ, गुंजन सही कहती है, लेकिन इस बात के लिए हमारे पति मानेंगे थोड़ी। वो 5 धीरे धीरे घर के काम करने लगती हैं
देखते ही देखते शाम हो जाती है। शाम को दरवाजे पर किसी की दस्तक देने की आवाज आती है। अरे बहू, कहाँ गई पांचों की पांचों? जल्दी से आओ, देखो कौन आए दरवाजे पर। तभी रीना जाकर दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर एक आदमी रीना से कहता है, अरे क्या ये घर उमा जी का है? हाँ बिल्कुल, ये उमा जी का ही है। कहिए क्या बात है? उमा जी ने एक अलमारी ऑर्डर की है, बस वही लेकर आया हूँ। क्या कहा? अलमारी? हाँ हाँ, अलमारी। जा रीना बहू, अब तो अपना काम करो और भैया तुम इस अलमारी को अंदर ले आओ। उमा उस अलमारी को घर के अंदर मंगवा लेती है, जिसके बाद वो अपनी पांचों बहुओं को आवाज लगाकर बुलाती है। अरे रीना, चांदनी, पूजा, गुंजन, रूही, कहाँ हो तुम सब? जल्दी से यहाँ आओ मेरे पास। अपनी सास की आवाज सुनने के बाद वे पांचों तुरंत उसके सामने खड़ी हो जाती हैं, जिसके बाद वो उनसे कहती हैं, देखो ये अलमारी मैंने तुम पांचों के लिए मंगवाई है। अब से इस अलमारी के अंदर तुम पांचों को अपना सामान रखना है। क्या कहा? एक ही अलमारी मंगाई है? अरे माँ जी, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? लेकिन माँ जी, एक अलमारी से हमारा कैसे गुजारा होगा? एक अलमारी तो मेरे अकेले के लिए काफी नहीं है, तो फिर हम पांचों इसमें अपना सामान कैसे रखेंगे? हम 5 बहू और एक अलमारी, ये तो नाइंसाफी है माँ जी। एक अलमारी की वजह से हम पांचों बहनें आपस में लड़ाई कर सकती हैं। अरे मैंने तुमसे इजाजत नहीं मांगी, तुम्हें बताया है कि अलमारी तुम पांचों के लिए। अगर तुम इसमें अपना सामान रखना नहीं चाहती हो तो मैं इसे अपने कमरे में रखवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप तो बुरा मान गई। हम इसमें अपना सामान रख लेंगे। हाँ हाँ माँ जी, हम वैसे भी तो बहनें ही हैं, हम इस अलमारी को शेयर कर लेंगे। सबकी बातें सुनने के बाद उमा अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद वो पांचों अपना अपना सामान लाकर अलमारी के बाहर रख देती हैं। सबका सामान इतना ज्यादा हो जाता है कि अलमारी कम पड़ जाती है। हमारे पास तो इतना सारा सामान है, ये सारा सामान हम कैसे इस अलमारी में रखेंगे? ये तो हमारी कड़ू सास को सोचना चाहिए था। ठीक है, फिर एक काम करो, तुम लोग जाओ, इतने में मैं अपना सामान सेट कर लेती हूँ। चांदनी को अलमारी में सामान रखते हुए देख वो चारों एक साथ अपना अपना सामान अलमारी में रखने लगती हैं। लेकिन देखते ही देखते उन पांचों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अरे तुम यहाँ से अपना सामान निकालो, मैं इधर वाले में अपना सामान रखूंगी। लेकिन मैंने पहले इसके अंदर अपना सामान रखा था, तो मैं ही इसके अंदर अपना सामान रखूंगी। देखो रूही, यहाँ पर मैं अपने गहने रखूंगी, इसलिए तुम अपने कपड़े उठा लो। अरे तुम पागल हो क्या? ये कपड़े रखने की जगह है, यहाँ पर गहने नहीं रखे जाते। बहुत हुआ, आप तुम चारों ने ही इतनी सारी जगह घेर ली है, भला मेरे लिए तो कोई जगह ही नहीं बची। अब तुम सब मेरे लिए जगह बनाओ, नहीं तो मैं तुम सबके कपड़े निकाल कर फेंक दूंगी। एक अलमारी होने के चक्कर में उन पांचों के बीच घमासान युद्ध हो जाता है और वो एक दूसरे के बाल पकड़कर नोचने लगती हैं। उनके चिल्लाने की आवाज उमा के कमरे तक पहुंच जाती है, जिसके बाद उमा चिल्लाते हुए कहती है, अरे क्या हो रहा है ये सब? तुम पांचों इतनी बुरी तरह क्यों लड़ रही हो? जैसे ही उमा उनके पास आकर उन्हें देखती है, उनकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। चारों तरफ उनके कपड़े पड़े होते हैं और उनके गहने भी इधर उधर पड़े होते हैं। ये सब देखकर उमा को बहुत गुस्सा आता है। अरे तुम पांचों बहनें हो या फिर अकल की दुश्मन? अरे तुमने तो पूरे घर को कूड़ा कचरा बना दिया है। ये घर है ना कि रेसलिंग जहाँ तुम लड़ती ही जा रही हो। देखिए माँ जी, मैंने पूजा को कितनी बार समझाया कि मुझे कपड़े रखने दे, लेकिन उसे मेरी एक ना सुनी। जब मैंने अपने कपड़े रखे तो रूही ने मेरे कपड़े निकाल कर अपने कपड़े रख लिए। पूरी अलमारी तो इन्होंने अपने गहनों से ही भर दी है। अब मैं कपड़े कहाँ रखूं? मैं तो अभी तक अपना एक भी कपड़ा नहीं रख पाई हूँ। रखोगी भी कैसे? अलमारी इतनी छोटी है जो, इसमें हम पांचों बहुएं अपने सामान कैसे रखेंगे? ये तो हमारी सास को सोचना चाहिए था कि पांचों बहुओं के लिए 5 अलमारी होनी चाहिए। उमा उनकी बातें सुनने के बाद मुस्कुराने लगती है, जिसके बाद वहां चारों तरफ पड़े हुए कपड़े एक एक करके उठाती है और उनकी तह लगाकर अलमारी में रखने लगती है। जिसके बाद वो सारे गहने उठाकर अलमारी के लॉकर में रख देती है। देखते ही देखते उमा उन पांचों बहुओं का सारा सामान एक साथ उस अलमारी में सेट कर देती है। जिसके बाद उमा उनसे कहती है, इस अलमारी के 5 खाने, प्रत्येक खाने में मैंने तुम पांचों के कपड़े रखे हैं और सभी के अलग अलग खाने में रखे हैं।
पहला खाना रीना का, दूसरा पूजा का, तीसरा गुंजन का, चौथा रूही का, पांचवा चांदनी का, और तुम सभी के गहने इस लॉकर में रख दिए हैं। ये सब देखकर वो पांचों मुंह लटकाकर अपनी सास के आगे खड़ी हो जाती हैं। अरे यही तो होता है एक छोटे से घर के अंदर बड़े परिवार का रहना। तुम्हें क्या पता, मेरे समय में तो अलमारियां ही नहीं होती थी और हम सभी एक ही जगह कपड़े रखकर अपना गुजारा कर लिया करते थे। सास, ससुर, जेठ, देवर, पति सबके कपड़े एक जगह ही रखे जाते थे। लेकिन तुम पांचों इतनी बड़ी और प्यारी अलमारी में कपड़े रखने के लिए 2 घंटे से लड़ रही हो। माँ जी, अब मुझे एहसास हुआ कि एक परिवार को किस प्रकार बनाए रखना चाहिए। माँ जी, आज आपने हमें बहुत बड़ा सबक सिखाया है। हम बहनें होने के बाद भी थोड़ी थोड़ी जगह के लिए लड़ रहे थे और आपने मिनट से पहले ही समस्या का समाधान कर दिया। माँ जी, आज के बाद हम एक अलमारी के लिए आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। हाँ माँ जी, क्योंकि हमें समझ आ गया है चीजों को हमेशा मिल बांट कर ही इस्तेमाल करना चाहिए। तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। अरे पूजा बहू, जा जल्दी से दरवाजा खोल। अभी खोलती हूँ माँ जी। दरवाजे पर वही आदमी 4 अलमारियां और लेकर खड़ा होता है, जिसके बाद उमा अपनी पांचों बहुओं से कहती है, देखो तुम सब अपनी खुद की एक अलमारी होगी, लेकिन इस घर में तुम पांचों को एक साथ ही रहना, इसलिए एक दूसरे को समझना भी बहुत जरूरी है। अपनी सासू माँ का ये सबक उन्हें बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। उस दिन के बाद से सभी बहुएं एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार प्रेम से रहने लगती हैं और उनकी घर गृहस्थी अच्छे से चलने लगती है। अरे घर में राशन खत्म हो गया है, अब मैं क्या बनाऊं? माँ जी भी सुबह से भूखी हैं और बाबूजी की भी तो तबीयत ठीक नहीं है। अगर उन्हें इस हालत में खाना नहीं दिया तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। एक काम करती हूँ, पड़ोस की काकी से कच्चे चावल मांग लाती हूँ। सविता अपने सास और ससुर को खाना खिलाने के लिए अपने पड़ोस की काकी से कच्चे चावल मांगने चली जाती है, जिसके बाद वो काकी का दरवाजा खटखटाते हुए कहती है, काकी, काकी दरवाजा खोलो काकी। जैसे ही उसकी काकी दरवाजा खोलकर बाहर आती है, वो उससे कहती है, काकी, मेरे घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं है। मेरे सास ससुर भूखे बैठे हैं, मेरी थोड़ी मदद करो और मुझे थोड़े कच्चे चावल दे दो। अरे बेटी रुक, मैं अभी तेरे लिए कच्चे चावल लेकर आती हूँ। अंदर से काकी कच्चे चावल और साथ में थोड़ा सा दूध लाकर सविता को दे देती है और कहती है, ये ले सविता, तो इन कच्चे चावल की खीर बना लियो और सब मिलकर खा लेना। सविता कच्चे चावल और दूध लेकर घर आ जाती है और उसकी खीर बनाकर अपने सास ससुर को दे देती है, जिसके बाद उसका ससुर धर्मेंद्र उससे कहता है, अरे बहू, तू हमारे बीच इस तरह क्यों पिस रही है? अरे हमें छोड़ और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर। हाँ बहू, अभी तेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। मेरे बेटे के जाने के बाद तूने अपनी जिंदगी को हमारे नाम ही कुर्बान कर दिया है। अरे हमारी जिंदगी तो 2 पल की है, आज है कल नहीं है। सविता रोने लगती है और रोते हुए अपने सास ससुर से कहती है, आप लोग मुझे समझते क्या हो? क्या मैं आप लोगों को बीच रास्ते में साथ छोड़कर जाने वाली दिखाई देती हूँ? अरे मैंने आप दोनों को दिल से माता पिता का दर्जा दिया है और आप हो कि मुझे अपनी बेटी समझते ही नहीं हो। अरे नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। हमें तेरी आगे की जिंदगी की चिंता होती है। हम दोनों गरीब तुझे क्या ही जिंदगी दे पाएंगे। देखो बहू, तुम्हारे पास बहुत समय है। तुम अपना सारा समय लेकर अच्छे से सोचो। अपनी जिंदगी को हमारे पीछे खराब मत करो। बाबूजी, मैंने सोच लिया है, मैं आप दोनों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। आप मेरे माता पिता हो और मैंने कुछ और भी सोचा है। क्या सोचा है बहू? महेश जी तो चले गए, लेकिन उनका ऑटो रिक्शा हमारे पास अभी भी है। क्यों ना मैं उस ऑटो रिक्शा को चला लूं? अरे नहीं बहू, तुझे पता है ना, समाज में हमारी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। लोग हमारी जिंदगी पर थूकेंगे। अरे बाबूजी, आप किन लोगों की बात करते हो? ऐसे लोगों का क्या फायदा जो हमारी मुसीबत में हमारा साथ भी नहीं देते। मैं ऑटो रिक्शा चलाकर अपने घर के खर्चों के लायक कमा लूंगी। हमारी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। बहू तो सही कहती है, हमें इसका साथ देना चाहिए। देख बहू, मैं उन सासों में से तो नहीं हूँ जो अपनी बहू के ऊपर अत्याचार करे और उसे घर की 4 दीवारों में कैद करके रखे। अगर तू ऑटो रिक्शा चलाना चाहती है तो तू चला,
मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सावित्री के सामने धर्मेंद्र कुछ नहीं कह पाता, जिसके बाद अगले ही दिन से सविता ऑटो रिक्शा चलाना शुरू करती है। सविता का ऑटो रिक्शा चलाते हुए देख गांव के कुछ लोग आपस में बात करने लगते हैं। ओहो, देखो तो सही, ये तो धर्मेंद्र की बहू है। अरे बस यही देखना रह गया था, अब इस गांव में क्या गांव की बहुएं ऑटो रिक्शा चलाती फिरेंगी? अरे इसने तो पूरे गांव की औरतों का नाम ही मिट्टी में मिला दिया है। अरे औरतें तो घर में काम करते हुए और खाना बनाते हुए ही अच्छी लगती हैं। अगर औरतें मर्दों का काम करना शुरू करेंगी तो हम मर्द क्या करेंगे? देखो, मैं तो कहता हूँ सारे के सारे एक साथ धर्मेंद्र भाई के घर चलते हैं और उसे अच्छे से समझाते हैं। तभी सावित्री वहां से गुजर रही होती है और वो उन सभी की बातें सुनकर उनके सामने जाती है और उनसे कहती है, तुम जैसे घटिया लोगों की गंदी सोच की वजह से ही औरतें कुछ कर नहीं पाती। अरे तुम्हें तो औरतों का साथ देना चाहिए ताकि आगे को तुम्हारी घर की खुद की औरतें भी आगे बढ़कर कुछ कर सके। ये नहीं कि वह चार दीवारी के अंदर सिर्फ बर्तन ही रगड़ती रह जाएं। सावित्री ये कहकर वहां से चली जाती है, जिससे गांव के सभी लोग सविता को बहुत ही इज्जत से देखते हैं और उसका बहुत सम्मान करते हैं। उसको देख अब गांव की कई औरतें और गरीब परिवार की लड़कियां ऑटो रिक्शा चलाना शुरू करती हैं। यहाँ तक कि कुछ तो लड़कियां बैटरी वाले रिक्शा चलाना शुरू कर देती हैं। ऑटो रिक्शा चलाते चलाते सविता अपने घर की सभी परेशानियों को दूर कर देती है, जिसके चलते अब वो अपने सास और ससुर का अच्छे से ख्याल रखती है और उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देती। एक दिन सविता अपने ऑटो रिक्शा में सवारी बिठाकर अपना ऑटो रिक्शा चलाते हुए जा रही थी। तभी सामने से एक बहुत ही तेज कार आती है, जिसकी वजह से उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो अपने ऑटो रिक्शा को दूसरी तरफ मोड़ देती है, जिसके चलते उसके ऑटो रिक्शा की वजह से एक छोटे बच्चे को चोट लग जाती है। तभी गांव के सभी लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं और दुर्घटना देखकर सविता से कहते हैं, अरे मुझे तो पता ही था औरतें मर्दों जैसा काम नहीं कर सकती। देखो कर दिया इसने एक बच्चे का एक्सीडेंट। तभी उस बच्चे की माँ गायत्री कहती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरे बच्चे का एक्सीडेंट कर दिया। अरे क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चे ने तुम्हारा? जब तुम्हें ऑटो रिक्शा चलाना ही नहीं आता तो क्यों चलाती हो? आप लोगों को गलतफहमी हुई है, ये तो एक हादसा था, मेरी बात समझे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तभी ऑटो रिक्शा के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति कहता है, अरे देखिए, दरअसल दुर्घटना कुछ इस तरह हुई थी कि सामने से एक बहुत तेज कार आ रही थी। तभी अचानक से इनका संतुलन बिगड़ा और इन्होंने ऑटो रिक्शा को मोड़ दिया ताकि कोई बड़ी दुर्घटना न घट जाए। तभी वहां के सभी लोग कहते हैं, अरे यह मामला तो अब कोर्ट तक जाएगा। अरे हम इस सविता की बच्ची का लाइसेंस रद्द करवा कर ही रहेंगे। गांव के सभी लोग मिलकर अपने गांव के पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवा देते हैं, जिसके बाद सविता को कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है। सविता अपने पक्ष में कहती है, वह सिर्फ एक दुर्घटना थी, मैं मजबूर थी। अगर मैं ऐसा ना करती तो मैं और मेरे साथ बैठा हुआ व्यक्ति आज भगवान को प्यारा हो गया होता। देखिए जज साहब, आखिरकार एक औरत मर्द वाले काम नहीं कर सकती, क्योंकि मर्द के काम सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे दरख्वास्त है कि औरतों को ऐसे काम करने की परमिशन न दीजिए जिससे किसी व्यक्ति को हानि पहुंचे। कुछ देर की बहस के बाद जज साहब अपना फैसला सुनाने ही वाले होते हैं। तभी कोर्ट के अंदर वो व्यक्ति पेश होता है जो इस वारदात का खुद चश्मदीद गवाह था। अरे जज साहब, आप इनके खिलाफ कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार ये वीडियो देख लीजिए। सुरेश सीसीटीवी फुटेज की वीडियो चलाता है, जिसमें सामने से एक कार बहुत तेजी से आती हुई नजर आती है। ऊपर से वो कार रॉन्ग साइड चलकर आ रही थी, जिसे देखकर जज साहब कहते हैं, अरे इसमें सविता जी का कोई कसूर नहीं है। अगर उस जगह कोई भी होता तो बचाव के लिए ऐसा ही करता। सविता जी बिल्कुल निर्दोष हैं, इन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। ये सुनकर सविता बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो अपना ऑटो रिक्शा चलाती रहती है। कुछ ही समय बाद वो और भी कई ऑटो रिक्शा खरीद लेती है और उन्हें गांव के गरीब लोगों को किराए पर दे देती है। देखते ही देखते उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो अपने सास ससुर के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कभी भी औरत और आदमी में फर्क नहीं करना चाहिए। जो काम आदमी कर सकता है वही काम औरत भी कर सकती है। काली बहू का जादुई लहंगा।
देखो भाई साहब, वैसे तो आपकी बेटी और मेरे बेटे का कोई मेल नहीं, क्योंकि एक तो इसका काला रंग, ऊपर से नैन नक्श से भी नाकाम, पर बेटी जात जानकर इसे बहू बना रही हूँ। बदले में बतौर 10 लाख का दहेज एक 4 चक्के की कार और घर बार का साज सामान, बारातियों का स्वागत सत्कार होगा। मोहिनी के मुंह से दहेज की मांग से बेबस बाप धीना असमंजता में डाल देता है। मगर मैं बेचारा गरीब बाप दहेज का इतना दाम कहाँ से जोड़ सकूंगा? मैं कौन सा दहेज का 10 लाख अभी ही मांग रही हूँ, वो तो ब्याह के बेला की बात है। बेटी का ब्याह धीना को कर्ज के दलदल में धकेल देता है। बावजूद इसके धीना दहेज का सारा दाम नहीं जोड़ पाता। पुश्तों से लेकर सब कुछ दांव पर लगाने के बावजूद भी उसे पैसे कम पड़ते हैं। ब्याह के दिन बेटी की विदाई की बेला पर पिता कहता है, अरे समधन जी, दहेज में 2 लाख का दाम कम रह गया, बहुत जल्दी वो ही चुका दूंगा। इसके बाद बारात दुल्हन के लिए ससुराल की ओर अग्रसर होती है, जहां मोहिनी कड़वे शब्दों में कोहिना का स्वागत करते हुए कहती है, अरे ओ मेरी काली कमली कुरूपा बहू, अपने काले कदमों से गृह प्रवेश करके भीतर आ जा। जैसे ही कोहिना भीतर आती है, बिजली गुल हो जाती है। हे ईश्वर, इस कलमुही के काले मनहूस कदम पड़ते ही घर का उजियारा अंधियारे में छा गया। मोहिनी के मुंह से कड़वे बोल सुनकर कोहिना अपने मन में कहती है, हे कृष्ण कन्हैया, अपने भक्त पर कुलक्षणी का कालिक लगने से बचा लो भगवान। एकाएक पूरा घर रोशनी से उजागर होता है, मानो भगवान ने भक्त की पुकार सुन ली हो। अभी सप्ताह भर भी हुआ था कि सास का सताव शुरू हो जाता है। अरे ओ मेरी काली कलमुही बहू, शादी को सप्ताह बीत गया, अब तक तेरा बाप पैसे लेकर यहाँ पधारा क्यों नहीं? सासू माँ, कल ही मेरी बाबूजी से बात हुई थी, वो बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अरे मैं तेरे बाप के दुखों का बखान सुनने नहीं बैठी, या तो वो दहेज का दाम चुकता करे, वरना दहेज के 2 लाख तुझे बहू से बाई बनाकर अदा करवाऊंगी। मोहिनी कोहिना को खूब खरी खोटी सुनाती है। एक सांझ दोनों माँ बेटे मिलकर कहते हैं, माँ, मैं तो कहता हूँ इस बला को उठाकर सीधे बाहर फेंक देते हैं। मानस, तू बड़ा मंद बुद्धि है, देखते जा, मैं इसे ऐसे कुत्तों की तरह काम करवाऊंगी कि ये खुद अपना रास्ता नाप लेगी। दहेज की 2 लाख के दाम के लिए मोहिनी कोहिना के कंधों पर हर एक दिन सैकड़ों कामों का बोझ बढ़ाती जाती है। अरे ओ काली स्याह, बैठी क्यों है, काम कर। माँ जी, सारा काम हो गया है, अब करने को क्या बचा है? आप जानबूझकर मेरे लिए कामों में कमी निकालकर मुझे तंग करती हैं। इतनी ज्यादती तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता। ये सुनकर मोहिनी गुस्से से भौहें चढ़ाकर कोहिना को कसाई की नाई मारती है। तभी मानस भी उस पर टूट पड़ता है। अरे मेरी माँ से जबान लड़ाने की तेरी जुर्रत कैसे हुई? मेरे घर में तुझ काली बदरा की जरूरत नहीं है। दोनों बेचारी बहू को घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देती है। कोहिना रोते हुए एक जंगल की ओर अग्रसर होती है कि एकाएक उसके कानों में एक आवाज सुनाई देती है, अरे ये तो किसी हिरनी की करहाने की आवाज है। काफी खोजबीन के बाद कोहिना को वो हिरनी जंगल के बीचों बीच पड़ी दिखती है। लगता है ये हिरनी बेहद प्यासी है, शायद प्यास के प्रभाव से इसका चेहरा कुमला गया है। कोहिना पास पड़े मिट्टी के एक बर्तन में नदी से पानी लाकर जैसे ही हिरनी को पिलाती है, एक तेजोमय प्रकाश के साथ हिरनी परी में परिवर्तित हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बरसों बाद मुझे मेरा स्वरूप प्राप्त हो गया। पर तुम हिरनी कैसे बनी थी? बरसों पूर्व मुझसे एक परिपक्व पाप हो गया था, जिसके कारण मैं परी से हिरनी में बदल गई। कहो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। परी की नजर एकाएक कोहिना के फटे पुराने कपड़ों पर जाती है। परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर अपने कौतुक से एक मलमल कपड़ा उसे देकर कहती है, कोहिना, ये एक जादुई मलमल का वस्त्र है, जिसे तुम किसी भी सांचे में ढाल सकती हो। साथ ही ये तुम्हारी दिन दशा को भी बदलाव देगा। जादुई कपड़े का भेद बताकर परी ओझल हो जाती है। जादुई कपड़े को लेकर कोहिना अपने पिता के घर पहुंचती है। पिताजी, अरे मेरी बच्ची, तू ससुराल में सब कुशल मंगल तो है? पिताजी, वो दोनों माँ बेटे अव्वल दर्जे के दरिंदे हैं। दहेज के 2 लाख के दाम के लिए पति की प्रताड़ना और सास का सताव सब कुछ सहन किया।
उन्होंने अपना स्वार्थ साधने के लिए मुझ काली को बहू बनाया था। दीना की निगाह चमकते कपड़े पर पड़ती है। ये कितना सुंदर मलमली कपड़ा है, एकदम सोने के समान चमक दमक रहा है। कोहिना अपने पिता से परी का परिचय साझा करती है। बेटी, ये मलमली कपड़ा जादुई है या नहीं, पुख्ता प्रमाण पता करने के लिए इससे कुछ मांग कर देख। जादुई मलमली कपड़े इसी पलछिन एक सुंदर लहंगे के सांचे में ढल जाओ। कोहिना के कहते ही वो जादुई मलमली कपड़ा एक सुंदर सुनहरे लहंगे में बदल जाता है, जिसे देख दोनों बाप बेटी की आंखें चकाचौंध रह जाती हैं। पिताजी, ये तो सचमुच में जादुई कपड़ा था। उसी कपड़े से ये लहंगा बना है। इसका मतलब अब ये लहंगा जादुई लहंगा है। ये सोचकर कोहिना सुंदर सुनहरे जादुई लहंगे से बोलती है, ऐ मेरे जादुई मखमली लहंगे, मुझे खूब सारे सुंदर लहंगे दो। कोहिना के इतना कहते ही जादुई मखमली लहंगे में तेज प्रकाश पड़ने के साथ उसके भीतर से सैकड़ों रंग बिरंगे सुंदर लहंगों की बौछार लग जाती है। अब ये जादुई लहंगे से मिले ये लहंगे ही कोहिना की कमाई का जरिया बनेगा। अब हम दोनों मिलकर लहंगों का कारोबार शुरू करेंगे। जादुई लहंगे से मिले लहंगों को लेकर कोहिना बाजार में बड़े लहंगे व्यापारी के हाथों उन्हें बेच आती है, जिससे उसे जो पैसे प्राप्त होते हैं उससे वो सबसे पहले अपने घर की आर्थिक अवस्था को सुधारती है। ऐसे ही हर एक दिन वो जादुई लहंगे से लहंगे की बड़ी व्यापारी बन जाती है। कुछ महीनों बाद पिताजी, जादुई लहंगे से मिले सुंदर लहंगे आज लाखों में बिक रहे हैं। हमारी आर्थिक दशा फर्श से अर्श पर आ गई है, जिसका मुख्य श्रेय जादुई मलमली लहंगे को जाता है। बेटी, अब तो हमारे पास पैसे की कोई किल्लत नहीं रही। जादुई लहंगे से हम दहेज का 10 गुना दाम दे सकते हैं। अब तू अपने ससुराल चली जा। पिताजी, मैं इस जादुई लहंगे से उन लोभियों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। कोहिना अपना बीता जीवन बिसार कर बिना रुके थके आगे की ओर अग्रसर होती है। हे मेरे जादुई मलमल के लहंगे, मुझे भिन्न भिन्न भांति के लाजवाब लहंगों को मुहैया कराओ, ताकि मैं गरीबों की बेटियों को जो दुल्हन बनती हैं, उनका महंगा लहंगा पहनने की लालसा को पूरा कर पाऊं। जादुई मलमली लहंगा कोहिना को अनेकों सुंदर सांचे से गड़े लहंगे देता है, जिनसे कोहिना गरीब बेटियों के ब्याह में लहंगे दिया करती थी। समय गुजरता गया। अब कोहिना के लहंगों के कई बड़े शोरूम, दुकान और कारखाने हो चुके थे। फिर एक दिन कोहिना अपने जादुई लहंगे को निहारती हुई कहती है, क्या मेरा ये जादुई लहंगा मेरे काले भद्दे रूप को भी बदल सकता है? ऐ मेरे जादुई लहंगे, मेरे काले रूप की काया पलट कर दो। कोहिना के कहते ही उसी पल छिन जादुई लहंगा कोहिना को सर से पांव तक सराबोर कर देता है, जिसके साथ उसका रूप एक मेनका जितना निखर जाता है। क्या सचमुच ये मेरा ही अक्ष है? शुक्रिया मेरे जादुई लहंगे, तुमने मेरे कुरूपता की काया पलट कर दी आज। अपने सुंदर सुनहरे रूप को देख कोहिना फूले नहीं समाती और बहू का बुरा जीवन बिसार कर बतौर भविष्य में आगे बढ़ जाती है। औरत को पहुंचाया गया आघात अक्सर उनके जीवन में गहरी छाप की छवि छोड़ जाती है, जिसे बिसारना बेहद कठिन हो जाता है। आज कोहिना का नाम सैकड़ों सफल औरतों की श्रेणी में शुमार है। स्वरूप चाहे जैसा भी हो, अगर उसे अपना साया समझकर साथ लिए चलो तो सफलता की सीढ़ियां भी आपका साथ देती हैं। दीमापुर गांव में अचानक से आधी रात में भूकंप आया। ये कोई और नहीं बल्कि एक बहुत बड़े दानव था, जो चलकर गांव में आ रहा था। अपने एक पैर से झोपड़ी को तबाह कर रहा था तो दूसरे पैर से पेड़ को कुचल रहा था। मार डालूंगा सबको, मार डालूंगा, कोई नहीं बचेगा। भूख लगी है मुझे, भूख, खाने को दो मुझे। अरे अरे कोई बचाओ, बचाओ, देखो कितना विशाल रूप का दानव गांव में आ गया है। भूख लगी है, खाने दो। ओह ओह, अरे ये तो इसी तरह बढ़ता हुआ आ रहा है। भागो भागो, वो राक्षस इसी ओर आ रहा है। ये कहते ही गांव के सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और वो दानव एक एक करके अपने पैर से सबके घर कुचल देता है तो पेड़ों को, झोपड़ियों को खा जाता है। कैसी चींटी की तरह भाग रहे हैं ये लोग। अरे कोई तो हमें बचा लो, ऐसे तो ये राक्षस सबको मार डालेगा और सब कुछ खा जाएगा। हाहाकार करता हुआ वो राक्षस नंदू को अपनी मुट्ठी में जकड़ कर उठाता है।
अरे बाप रे बाप, कितना बड़ा राक्षस है। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, अभी काटता हूँ इसको। ये बोलते ही नंदू उसके हाथ पर काट लेता है जोर से, पर दानव को इससे कोई असर नहीं होता है। तो मुझे कुछ भी कर ले, मुझे कुछ नहीं होगा। राक्षस मुझे छोड़ दे। कौन है तू और कहाँ से आया है? क्यों मेरे पीछे पड़ा है? चल तू पूछता है तो मैं बताता हूँ। मैं इसी घने जंगल से आया हूँ। अभी अभी मेरी शक्ति जागृत हुई है और मैं बड़े विशाल रूप में आकर सबको खा जाऊंगा, तबाह कर दूंगा। अरे कोई बचाओ, ये राक्षस मुझे मार डालेगा। अरे तू भी कर मत कर चंदू, मैं तुझे बचाता हूँ। क्या बोल रहा है रघु? मुझे कुछ नहीं आ रहा, मैं बहुत ऊंची मंजिल पर हूँ। अरे अभी तुझे धरती पर लाता हूँ, देख मेरा कमाल। क्या करूँ? आइडिया, अभी इस राक्षस को सुई चुभाता हूँ। तभी भागकर रघु एक चुभने वाला भाला लेकर आता है और फेंक कर उस दानव को मारता है। तो उसके आते हुए भाले को जोर से फूंक मारकर दानव कहता है, अरे ये टुच्चा सा भाला किसने फेंका है? क्यों, लगी क्या तुझे जोर की? अब मजा आएगा जब ये करेगा। उई 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 उई। अच्छा तो तू है, अभी देखता हूँ कौन उई 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 करता है। ये कहते ही वह दानव नंदू को जमीन पर फेंककर रघु को हवा में उड़ाकर बहुत दूर फेंकता है। गांव के बुजुर्ग लोग दानव को देखकर बहुत परेशान होते हैं। वह हाहाकार करता है, पेड़ खाता है और उथल पुथल करने के बाद चला जाता है। तब सब शांत हो जाता है। अरे बच्चों, डरने की अब कोई बात नहीं है। दानव राक्षस चला गया। अब तुम सब आराम से जाकर सो जाओ, कल सुबह बात करते हैं। बाबा सो तो जाएंगे, पर उस भयंकर राक्षस के भयानक सपने आएंगे। अरे बेटा शुक्र करो, जान बची। उजड़े पर बस भी सकते हैं, लेकिन जान गई तो वापस नहीं आएगी। हाँ बाबा, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। उस बूढ़े की बात सुनकर सभी अपने घर में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह गांव के सभी लोग पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। अरे मुखिया साहब, कुछ तो बताइए। सारे गांव में आकर उस दानव ने इतना हाहाकार किया और हम कुछ भी नहीं कर पाए। आखिर उसे मारने का कोई तो उपाय होगा। मैं सोचता हूँ हाथ पर हाथ रखकर मैं नहीं बैठ सकता। वो तो शुक्र है हमारे गांव के लोग बच गए, पर अभी तक मुझे नंदू और रघु कहीं नहीं दिख रहे हैं। अरे सरपंच जी, मैं तो यही हूँ, पर उस दानव ने रघु को कहीं दूर उठाकर फेंक दिया है। रमेश, शंकर, मोहन, तुम सब लोग रघु को ढूंढ के लाओ। जी सरपंच जी। सरपंच के कहते ही उसके आदमी रघु को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अरे सरपंच साहब, आखिर उस दानव को कैसे हराया जाए, कुछ सोचा आपने? मुझे पता है, अब उस बड़े विशाल दानव को कौन हरा सकता है। कौन हरा सकता है सरपंच जी? जो काफी सालों पहले हमारे गांव में आई थी। उसने भी उस दानव की तरह वही किया था, लेकिन बाद में वो हमारी सहायक बन गई। उसने पहले भी एक बार हमारी मदद करी थी। मैं जानता हूँ इस बार भी वही करेगी, इसलिए गांव के लोग उस चुड़ैल की गुफा में जाकर उसे जगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब वो जागेगी तो वो दानव हार ही जाएगा। उससे लड़ेगी हमारी चुड़ैल, वो बहुत ताकतवर है। सरपंच जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? एक दानव को हराने के लिए हम दूसरी चुड़ैल को न्योता दे दें? नहीं नहीं नहीं, हम ये नहीं करेंगे। अरे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वो चुड़ैल ऐसी नहीं है। वो भी हमारे गांव का ही एक सदस्य थी। इससे पहले वो दानव हमें मार दे, हमें उस चुड़ैल को जगाना होगा, क्योंकि वो चुड़ैल सो रही है। अरे बेटा, बात मान लो, सरपंच जी सही कह रहे हैं। वक्त कम है बेटा, अरे बात मानो। मैंने उस चुड़ैल को देखा है। अभी वो 1 साल से गहरी नींद में सो रही है। उसको जगाने के लिए तुम्हें विभिन्न खुशबू वाले पकवान बनाने होंगे। जगाने के लिए नृत्य करना पड़ेगा। वो भी बहुत विशाल चुड़ैल है। ठीक है, हम सब करने के लिए तैयार हैं। हाँ हाँ, हम गांव के लोगों को बचाएंगे और उस चुड़ैल को जगाएंगे। तो चलो सभी लोग उसके लिए पकवान बनाओ, फिर हम सब चलते हैं उसी गुफा में। गांव के सभी लोग खाना बनाने में व्यस्त हो जाते हैं और गांव के कुछ लोग उस गुफा से गुजरकर विशाल चुड़ैल के पास जाते हैं। आइला, ये चुड़ैल तो बड़ी लंबी चौड़ी खर्राटे मार रही है। पहाड़ पर चढ़ने में बड़ी कठिनाई होगी। क्या इसके लिए हम पर कोई सीढ़ी या रस्सी है? हाँ हाँ, हम सब लाए हैं। गांव के 7-8 लोग
उस चुड़ैल को जगाने के लिए उसके ऊपर चढ़ते हैं। कोई उसके हाथों में गुदगुदी करता है, तो कोई उसके पेट पर नाचता है, तो कोई उसके बालों को खींचता है, तब भी वह जगती नहीं है। अरे इस पर तो सारे टोटके आजमा लिए, बाल खींच लिए, टांग पकड़ ली, काट लिया, अभी नहीं जाग रही। इतनी मोटी चमड़ी वाली तो चुड़ैल है ये। अब इस चुड़ैल को जगाने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेंगे। मतलब? टीना, मीना, सलोनी, खाना लेकर आओ। राशि के ये कहते ही उसकी सहेलियां और गांव के बाकी लोग एक थाल में लड्डू भरकर, तो किसी में चावल, पकवान, पूड़ी, हलवा, शरबत, ये सब लाकर उस चुड़ैल की नाक के पास ले जाते हैं और हवा से उसे सुंघाने की कोशिश करते हैं। उस खुशबू को सुनते ही कराटे लेती हुई चुड़ैल जग जाती है। अपनी आंखें खोलती है, तभी सारे लोग उतरकर खाना दूर कर लेते हैं और चुड़ैल कहती है, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मुझे नींदों से जगाना पड़ा। जानते नहीं हो चुड़ैल सो रही थी। आहा खुशबू, पहले ये सारा खाना खा जाती हूँ। एक एक करके वो चुड़ैल सारा खाना खा जाती है और डकार मार कर कहती है, आहा बड़ा मजा आया। इतने समय बाद मैंने इतना स्वादिष्ट खाना खाया है, पर मुझे किसने जगाया बताओ। अरे नंदू भिड़े दिमाग में कीड़े, चुड़ैल, सरपंच जी ने आपको जगाने का आदेश दिया था। हम सब ने बड़ी मेहनत से आपको मिलकर जगाया है। उन्हें आपकी जरूरत है, हमारे साथ चलिए। ऐसी क्या आफत आ गई जो मुझे ही जगा दिया तुम सबने? वो आपके जैसा बड़ा सा, मेरा मतलब एक बहुत बड़े विशाल दानव ने हमारे गांव पर हमला कर दिया, हर जगह तहस नहस कर दिया। आप हमें उनसे बचा लो, उस दानव को मार डालो। फिक्र मत करो, उस दानव की तो मैं ऐसे ही तबाही मचाऊंगी कि वो मरने के बाद दोबारा कभी नहीं आएगा। कहाँ मिलेगा वो दानव? इस जंगल में आसपास कहीं रहता है, आप ढूंढ लेना, आप बहुत बड़ी है ना। ये कहते ही चुड़ैल उठकर जंगल में उसे तलाशने लगती है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग सरपंच को बता देते हैं कि चुड़ैल जागकर लड़ने के लिए आ गई है। तभी चुड़ैल उस दानव को ढूंढकर कहती है, ओहो, तो तू है जिसने इस गांव पर हमला किया। अब देख मैं तुझ पर हमला करूंगी। ओहो, तो तू इन चूजों ने तुझे बुलाया है मुझसे लड़ने के लिए। आजा लड़ ले, मारी जाएगी तू। मारा तो तू जाएगा मोटे गेंडे हाथी। मैंने कहा था ना, वो हमें बचाने जरूर आएगी। देखो आ गई। ये कहते ही चुड़ैल और दानव एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। कभी वह उसे अपनी शक्तियों से हराता, तो कभी चुड़ैल। लगातार चुड़ैल उसे इतने चांटे मारती है और पटकती है कि गांव वाले उनकी लड़ाई से दूर हो जाते हैं और देखने लगते हैं। वहीं उसकी पिटाई करके चुड़ैल उसे जान से खत्म कर देती है और कहती है, मैंने कहा था ना दानव, मैं तुझे मार डालूंगी। दोबारा से इस गांव में कभी मत झांकना, मैं यहाँ की रक्षक हूँ। तूने मेरे साथ ठीक नहीं किया चुड़ैल। तू रक्षक है तो मैं भक्षक हूँ, मैं वापस आऊंगा। ये कहते ही उस दानव का अंत हो जाता है और चुड़ैल सरपंच से कहती है, सरपंच जी, मैंने उस दानव को मार गिराया, क्या मैं अब वापस सोने जा सकती हूँ? शुक्रिया चुड़ैल, तुमने हमारा साथ दिया। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब तुम सोने के लिए जा सकती हो। शुक्रिया चुड़ैल जी। कोई बात नहीं। ये कहते ही वो अपनी गुफा में वापस सोने चली जाती है और रघु भी मिल जाता है। एक सास की 5 नशेड़ी बहुएं। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल जमाना बेहद मॉडर्न है। इसी तरह से हर किसी ने खुद को ढाल लिया है। पर शर्मा निवास की बात करें तो सरोज की 5 बहुएं फैशनेबल नशेड़ी क्लब लाउंज जाने वालों में से थीं। सरोज को उनके इस रूप के बारे में अभी तक पता नहीं था। पर क्या होगा अगर सरोज को अपनी 5 नशेड़ी बहुओं के बारे में पता चल जाए, और क्या वो सुधरेंगी? जानने के लिए इस दिलचस्प कहानी में आगे बढ़ते हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं कृष्णा आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। राधिका के आरती गाते ही उसकी सारी देवरानियां पीछे बैठकर पूजा करती हैं। एक मंजरी बजाती है तो दूसरी आरती करती है। आवाज सुनकर सरोज उठती है और कहती है, ये देखो, रोज की तरह मेरी 5 बहुएं कैसे जल्दी सुबह उठकर भजन करती हैं। सच में ऐसी बहू पाकर तो मैं धन्य हो गई। इतनी सुशील, सर्वगुण संपन्न, कामकाजी बहुएं जो हैं।
अरे मम्मी जी, आप उठ गई? ये लीजिए आरती। बहू अभी नहाई नहीं मैं हूँ ना माँ जी, मैं आपको आरती देती हूँ। माँ जी ये लीजिए प्रसाद। दो। अरे मेरी प्यारी बहुओं, मुझे भी उठा लिया करो ताकि मैं भी तुम्हारे साथ पूजा में शामिल हो जाऊं। ठीक है माँ जी, कल से आप हमारे साथ ही पूजा करेंगी। माँ जी मैंने नाश्ता बना दिया है, आप आ जाइए जल्दी से नहाकर, फिर हम सब साथ बैठकर नाश्ता करेंगे। ठीक है बहुओं, मैं आती हूँ। तुम सब भी आराम करो, सुबह से उठकर घर चमकाने में लग जाती हो। जी माँ जी। कुछ देर बाद सरोज आती है और अपनी बहुओं के साथ नाश्ता करती है। अरे वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है। ये पुलाव और मटर पनीर किस खुशी में बनाया है आज? ऐसे ही माँ जी, बहुत दिनों से बनाया नहीं था इसलिए बना दिया। चलो बढ़िया है, तुम भी खाओ। नजर ना लगे मेरी पांचों बहुओं को, कितनी संस्कारी हो। पता है गली की सारी औरतें जलती हैं मुझसे। क्यों माँ जी, आप माचिस की तिल्ली हो क्या जो सब आपसे जल जाती है? दीदी आप भी ना। अरे बस करो तुम चारों हंसना। माँ जी क्या बोलेंगी? अरे तुम 5 बहू रानी हंस क्यों रही हो? क्या बात है? कुछ नहीं माँ जी, वो बस ऐसे ही। अच्छा सुनो, अब बहू अपनी कमला है ना, उसके साथ में कमला मार्केट जा रही हूँ। उसके बेटे की शादी है ना, तो कुछ शॉपिंग करनी है। और हाँ, मुझे लेट हो जाएगा तो तुम पांचों घर का ध्यान रखना। ठीक है माँ जी, हम सब ख्याल रखेंगे, आप भी आराम से जाना। ठीक है, तो मैं जाती हूँ, नाश्ता हो गया मेरा। तभी सरोज हाथ में पर्स लिए चश्मा लगाए निकल जाती है। उसके जाते ही दरवाजा बंद करके पांचों बहुएं नाचते हुए चिल्ला के कहती है, सेलिब्रेशन, नाचो दनादन, म्यूजिक लगाकर कह दो सबसे आज की पार्टी मेरी तरफ से। सबको बोलो उतरे पलक से। घर हो रही हूँ बोर, तू लगा ले थोड़ा जोर, डिस्को में नाचने का मन करे हार्डकोर, आज रात का सीन बना ले। अरे यही नाचोगे क्या? सब चलो थोड़ा माहौल गरम करे, पैक बनाए, कमरिया हिलाए, हुक्का पिए। पिंकी के कहते ही पांचों अपने कमरे में जाती हैं और शॉर्ट ड्रेस पहनकर बड़ी बहू राधिका हाथ में हुक्का लिए आती है। दूसरी संध्या बहू सिगरेट पीते हुए आती है। तीसरी श्रुति हाथ में तंबाकू मलते हुए खाती है। चौथी पिंकी बहू फायर पान खाती है और पांचवी विशाखा बहू जो पैक बनाकर पीती है। पांचों रूम में डिस्को लाइट जलाकर नशा करते हुए कहती है, ए भाई थोड़ी और डाल दे, हाथ में लिक्कर हो, कुछ ना फिक्र हो, ना घर वाले नहीं उनका गम हो, विस्की हो या रम, बढ़ते चले हम, रुकेंगे ना ये कदम, करेंगे दारू पार्टी है, करेंगे दारू पार्टी। अरे वाह दीदी, कितने दिनों बाद हम ऐसे नशेड़ी बाज बनकर ऐश कर रहे हैं। अभी मसाला खाकर देखो, बड़ा मजेदार है। वो तो है, देख अभी मैं कैसे छल्ले बनाऊंगी हुक्का पीकर और नाचूंगी, हुक्का बार बार बार, तेरा प्यार प्यार प्यार। रानी जी, मुझे माँ जी की बहुत याद आ रही है। राधिका दीदी देखिए पैग मारती चढ़ गई। अब बताइए आप इसे क्या कहना चाहती हैं? मैं बताती हूँ मेरी स्वीटी माँ जी को इतना याद मत करो। 2 पैग मार और भूल जा, 2 पैग मार और भूल जा, भूल जा। अरे पिंकी तू क्या कह रही है? ये ले विमल खा ले, तेरे पायर पान में तेरा दम नहीं, ऐसे क्या नशेड़ी बनेगी रे तू? अरे जेठानी जी, इसमें बहुत दम है, जितना आपके विमल में नहीं। इस फायर पान में मेरा नशीला पदार्थ मिला हुआ, जिसे खाकर झूम जाती हूँ, बिल्कुल ऐसे झूम 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 बाबा। हाँ, मुझे तो माँ जी को सोचकर हंसी आ जाती है। वो हमें कितनी संस्कारी, सुशील, सर्वगुण संपन्न बहू समझती है, और यहाँ हम आज फिर पीने की तमन्ना कर रहे हैं। जब उन्हें हमारे बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, थोड़ा गुस्सा करेंगी, फिर हम उन्हें भी अपनी तरह नशेड़ी बाज बहुओं की सास बना देंगे। पांचों अपने अपने नशे करके, कोई झूम रही होती है, कोई पड़ी होती है, कोई चखना चाट रही होती है। तभी शॉपिंग करके सरोज आती है और उन्हें ऐसा देखकर कहती है, हरे राम हरे कृष्णा। अरे बहू, तुमने मेरे पीछे घर का क्या हाल बना रखा है? और ये क्या इतनी गंदी बदबू? क्या तुम सबने नशा किया है? मुझे शराब की बदबू आ रही है। और ये क्या बड़ी बहू, तू हुक्का पी रही है? शर्म आती है या नहीं? सासू माँ आ गई, चलो सब संस्कारी बहू बन जाओ जल्दी से। उठो उठो उठो। ओहो, माँ जी ने हम सबको बिना साड़ी के देख लिया, अब क्या होगा? हे भगवान,
पांचों संस्कारी बहु नशेड़ी बाज के रूप में कैसे हैं? क्या कपड़े पहने हैं? इनसे तो ठीक से खड़ा भी नहीं होया जा रहा। तभी श्रुति विमल खाकर दीवार पर पीक मारते हुए कहती है, अरे माँ जी, हम तो पहले से ही नशेड़ी बात है, तो आपने हमें आज देख लिया। ले लीजिए माँ जी, बहुत मजा आता है खाने में। अरे बहू, घर की दीवार तो मत सड़ा। हे भगवान, एक बार को मैं अपनी परछाई पर शक कर लूं, पर तुम पांचों पर शक कैसे करूं? आने दो, तुम्हारे पतियों को बताऊंगी। इससे ज्यादा सरोज कुछ कहती उसकी पांचों बहू टल्ली होकर लुढ़क जाती हैं। एक एक को उसके कमरे में छोड़ने के बाद सरोज उनके लिए काढ़ा बनाती है और घर की सफाई करती है। होश में आते ही सरोज उन्हें काढ़ा पिलाती है और उनके पतियों को बता देती है। वक्त बीतता है, इसके बावजूद भी पांचों नशा करना नहीं छोड़ती और अब खुलेआम सास के सामने पैग मारकर छल्ले बनाती हैं। हे भगवान, तुम सब फिर से नशे कर रही हो। और ये क्या है संध्या बहू, तू सिगरेट पी रही है? पता भी है ये सेहत के लिए कितना हानिकारक है। इतना हानिकारक नहीं है जितना आप हैं। बड़ी बहू, तू भी छल्ले बना रही है। तुम नशा मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। चल माँ जी, इन सबसे कुछ नहीं होता। हम पांचों कॉलेज टाइम से हमेशा करती हैं, हम बिल्कुल फिट हैं। इतनी समझदार होने के बाद भी ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है ना, इससे कैंसर, ट्यूमर, जानलेवा बीमारी हो सकती है। तभी सरोज के पांचों बेटे आ जाते हैं। माँ जी, कोई बीमारी नहीं होगी, वैसे भी इसे करने में बहुत मजा आता है। पिंकी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? और राधिका भाभी, आप तो बड़ी हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम तो करेंगे। राधिका, तुम पागल हो गई हो। पहले तो माँ की बातों पर मुझे विश्वास नहीं हुआ, पर आज देख लिया। मेरी बात मानो, छोड़ दो राधिका ये सब, और तुम चारों भी। जी कुछ नहीं। संध्या कुछ कहती उससे पहले संध्या की बहुत तबीयत खराब होती है। लगातार खांसने से मुंह से थोड़ा खून आ जाता है और बेहोश हो जाती है। संध्या बहू, संध्या, अरे कुंदन देख, तेरी बीवी को क्या हुआ? दीदी हॉस्पिटल चलिए, जल्दी इन्हें लेकर। घर के सभी लोग डर जाते हैं और संध्या को हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, जहां डॉक्टर उसका एग्जामिन करने से बताता है कि संध्या के लंग्स में धुआं भर गया है। देख लिया तुम पांचों ने नशेड़ी बनने का नतीजा। तुम चारों से कह रही हूँ मैं, अभी भी वक्त है, मान जाओ। मैं नहीं चाहती मेरी एक बहू की तरह तुम चारों भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट हो। अरे एक बार अपनी सास और पति के बारे में सोचो। माँ जी, हम बहुत डर गए और हम संध्या को खोना नहीं चाहते। वादा करते हैं आज के बाद कभी भी नशेड़ीपन नहीं करेंगे। हाँ माँ जी, अब हम नहीं करेंगे। माँ जी, जेठानी जी को होश आ गया। विशाखा की बात सुनकर सब वार्ड में आते हैं, जहां संध्या कहती है, माफ कर दीजिए माँ जी, हमने आपकी बात नहीं मानी, पर अब मैं कभी सिगरेट नहीं छूऊंगी। तुम पांचों सुधर गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस तरह पांचों बहुएं अपने घर से सारे नशीले पदार्थ को फेंक देती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं।